Good morning, students. My name is Deepak Garg, your SST subject teacher. Today I will teach you chapter 15. चैप्टर 15 का लास्ट पार्ट हम पार्ट 1 में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था अशोक के धम्म के जो मुख्य सिद्धांत थे। और फर्स्ट टॉपिक हम स्टडी भी कर चुके थे, जो था हमारे लोगों के प्रति प्रेम और सम्मान। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नंबर 2 हमारा टॉपिक है नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा। Ashoka was the against all from the violence, fighting, war, hunting, flesh eating, etc. तो अहिंसा अशोक किसी भी प्रकार की हिंसा जैसे लड़ाई, युद्ध, शिकार, मांस खाना आदि के विरुद्ध थे। नंबर 2 आता हमारा पीस एंड हार्मनी, शांति व सामंजस्य। अशोका एडवाइज द पीपल टू लिव इन पीस एंड हार्मनी एंड टू बी टॉलरेंट ऑफ ऑल फेथ्स। तो अशोक लोगों को शांति व सामाजिक के साथ रहने व सभी धर्मों के प्रति उदार होने की सलाह भी देते थे। चैरिटी नंबर 4 पर आता है। अशोका एडवाइज्ड दैट वन शुड गिव एजुकेशन टू द इलिटरेट, मनी टू द पुअर एंड नॉलेज ऑफ धामा टू एवरीबडी। तो अशोक ने सलाह दी कि प्रत्येक व्यक्ति को, अशिक्षित को शिक्षा, गरीबों को धन तथा सभी को धर्म का ज्ञान देना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 5 पर आती है अदर क्वालिटीज। अशोका एडवाइज द पीपल टू एडॉप्ट गुड क्वालिटीज इन लाइफ लाइक ट्रूथफुलनेस, प्रे एंड गुड कंडक्ट एंड रिनोंस ऑल बैड क्वालिटीज लाइक क्रूटलिटी, एंगर एंड जेलसी। तो अशोक ने लोगों के जीवन में अच्छे गुण जैसे सच्चाई, धर्मपरायणता और अच्छे आचरण को अपनाने तथा बुरे गुणों जैसे निर्दयता, क्रोध व ईर्ष्या को त्यागने की सलाह दी। One of the Ashoka's drug addict in Odisha says, "All people are my children. I wish they may enjoy the fruits of prosperity and happiness." ओडिशा में अशोक का एक अभिलेख कहता है कि सभी लोग मेरे बच्चे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वे समृद्धि व खुशी के फल का आनंद लें। अशोका एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। अशोका के शिलालेख व अभिलेख। द means of transport and communication were scarce in the ancient period, so Ashoka used drug addicts and other inspirations of spreading his message. He used the language of the common people. These addicts tell about the vastness of his empire as they were set up the different place all over his empire. Ashoka issued a large number of edicts which were put in all parts of his empire. These deals with the subjects of religion, administration and general conduct. The edicts, pillars and caves are famous for their beauty. They also reveal his friendly relations with other countries. They have not faded even after centuries. तो अशोक प्राचीन भारत में यातायात व संचार के साधनों के अभाव के कारण अशोक ने अपने संदेशों को फैलाने के लिए शिलालेख तथा अन्य अभिलेखों का प्रयोग किया। उन्होंने साधारण लोगों की भाषा का उपयोग किया। शिलालेख उनके राज्य के विस्तार को बताते हैं, क्योंकि ये उनके राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए थे। अशोक ने एक बड़ी संख्या में शिलालेख जारी किए जो उनके राज्य के प्रत्येक भाग में लगाए गए। इसका सरोकार धर्म, प्रशासन और सामान्य आचरण के विषय से है। ये शिलालेख स्तंभ और गुफाएं अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। ये अशोक के दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार को दर्शाते हैं। आज कई शताब्दियों के लोग बाद भी ये फीके नहीं पड़े हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इन मौर्य एम्पायर, यानी कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। द मौर्य एम्पायर वॉज वेरी वास्ट एंड कंप्राइज्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया, बेयरिंग सम southern territory. We can know about different aspects of the Maurya administration from Kautilya's Arthashastra
मेगास्थनीज इंडिका एंड अदर लिटरेचर। तो मौर्य साम्राज्य बहुत विस्तृत था और कुछ दक्षिणी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत उसमें सम्मिलित था। हम कौटिल्य की अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका व अन्य साहित्यों से मौर्य साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में जान सकते हैं। हम मौर्य प्रशासन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत भी कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा गवर्नेंस यानी कि शासन। The whole empire was divided into 3 layers: central, provincial, and village. At the central level, the king ruled with the help of Mantri Parishad Council, the ministers. This advised the king of different matters, but the advice was not binding on the king. तो संपूर्ण राज्य 3 भागों में बटा था हमारा। नंबर 1 था हमारा मंत्री परिषद और नंबर 2 था हमारा धर्म अध्यक्ष या ग्रामीणी और नंबर 3 पर था हमारा प्रदेश। इन तीनों पर जब वो बटा था तो उसमें क्या होता था, गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी या ग्रामीणी मुखिया का होता था। वह कर का संग्रह, भूमि व जन मृत्यु का विलेख, कानून व्यवस्था और दूसरे कार्यों के लिए उत्तरदायी होता था। और धर्म अध्यक्ष जो होता था हमारा धर्म अध्यक्ष वो रेस्पॉन्सिबल था धर्म प्रविष्टा यानी कि प्रदेश जिला अधिकारी कहते हैं जिसको, जिला अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता था। प्रदेश गांव व प्रांत के मध्य कड़ी की भांति था, वह गांव के कार्यों को निर्देशित करता था। जिला प्रशासन 30 सदस्यों के परिषद द्वारा संचालित किया जाता था। आगे 5 समितियों में बटा था जो प्रशासन के विभिन्न कार्यों को संचालित करती थी। अब प्रांतीय कुमार, तो जो प्रांतीय कुमार सामंत द्वारा संचालित था, कुमार राजसी परिवार से संबंधित होते थे। राजा बनने से पहले अशोक स्वयं भी तक्षशिला और उज्जैन के कुमार थे। नेक्स्ट आता है हमारा आर्मी जिसे कहते हैं हम सेना। द मौर्य किंग मेंटेन्ड अ लार्ज and regular army. The soldiers were well equipped and paired. The army was divided into 6 divisions: horse soldiers, chariot soldiers, elephant soldiers, foot soldiers, transport and navy. The army fought with lance, arrows, bows, sword and shield, etc. It was the duty of the army to look after law and order. तो जो सेना होती थी, मौर्य शासक नियमित में विशाल सेना रखते थे। सैनिक उच्च कोटि के हथियारों से सज्जित थे तथा अच्छी आय प्राप्त करते थे और 6 भागों में विभाजित थे: घुड़सेना, रथ सेना, हाथी सेना, पैदल सेना और यातायात व जल सेना। सेना हथियारों जैसे भाला, बर्छी, तीर धनुष, तलवार, कवच, ढाल आदि के साथ युद्ध करती थी। नेक्स्ट आती है हमारी स्पाइस सिस्टम यानी कि गुप्तचर प्रणाली। अब क्या थी गुप्तचर प्रणाली? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच मेड द मौर्यन एम्पायर सक्सेसफुल वॉज द स्पाई सिस्टम। तो मौर्य साम्राज्य को सफल बनाने के कारणों में से एक मुख्य कारण उनकी गुप्तचर प्रणाली थी। गुप्तचरों का एक विशाल जाल बनाया गया था जो सभी स्तरों पर, स्थानों व दूसरे राज्यों में कार्य करता था। ये राजा को अपने व दूसरे राज्यों का विभिन्न विस्तार कार्यों से अवगत कराते रहते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा टैक्सेशन। टैक्स सुना होगा आपने, टैक्स कहते हैं हिंदी में कर को, यानी कि कर का मैटर क्या था? तो टैक्सेशन इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द रूलर। कौटिल्य मेंशन सेवरल टाइप ऑफ टैक्सेस बुक। लैंड रेवेन्यू फॉर्म द लार्ज पार्ट ऑफ द टैक्स रेवेन्यू। तो कर राजा की आय का सबसे मुख्य स्रोत होता था। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में विभिन्न प्रकार के करों के बारे में बताया भी है। भूमि कर, आय कर का सबसे बड़ा हिस्सा था। किसान को अपने उत्पादन का 1.6 एंड 1.4 हिस्सा धन या वस्तु के रूप में कर देना पड़ता था। जंगलों, खादानों, आयात, व्यापार व हस्तकला आदि पर भी कर लगाए गए थे। पुजारियों व साधु संतों से किसी प्रकार के कर लिए जाते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा वेलफेयर मेजर्स, यानी कि कार्य प्रणाली जो वहाँ की थी, कल्याण कार्य थे हमारे जो, वो उसके बारे में स्टडी करनी है हमें।
The revenue collected from the tax was spent on the royal expenditure, salary, and mentions the army and the welfare scheme. तो कल्याणकारी रहते आय करों के रूप में एकत्रित की जाती थी तथा शाही खर्चों, वेतन व सेना के रखरखाव अथवा कल्याण कार्यों जैसे सड़कों, नहरों, धर्मशाला आदि के निर्माण में खर्च की जाती थी. नेक्स्ट आता हमारा ट्रेड एंड क्राफ्ट. ट्रेड एंड क्राफ्ट होता है हमारा व्यापार और शिल्प. In environment of security and peace, encourage trade and craft. Beside agriculture, many other crafts flourished. Patliputra, Union, Takshila, Bharat, etc. were important trade centers. Trade relation with other countries were mentioned, such as with Sri Lanka, China, Rome, Egypt, Central Asia, एटसेट्रा. तो व्यापार से सुरक्षा व शांति के वातावरण ने व्यापार व शिल्प को प्रोत्साहित किया था. कृषि के अलावा बहुत से शिल्प भी फले फूले. पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, भरूच आदि व्यापार के मुख्य केंद्र थे. अन्य देशों जैसे श्रीलंका, चीन, रोम, मिस्र, मध्य एशिया आदि के साथ भी व्यापारिक संबंध थे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो द डिस्कशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर cannot be completed without the mention of the art and architecture. The Mauryan Kalinga paid attention to this aspect. The royal palace of Patliputra we made the stone and wood. It was the marvelous piece of architecture in which the king lived a lavish lifestyle. Its graduates can be seen even today. Only wood this decayed with time. तो हमारा चल रहा था कला एवं वास्तुकला के बारे में स्टडी करते हैं. तो मौर्य कला व वास्तुकला की चर्चा के बिना मौर्य साम्राज्य की चर्चा पूर्ण नहीं हो सकती थी. मौर्य शासकों ने इस ओर भी ध्यान दिया था. पाटलिपुत्र का शाही महल पत्थरों और लकड़ी द्वारा बनाया गया था. यह वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण भी है. इसकी भव्यता आज भी दिखाई देती है. समय का प्रभाव केवल लकड़ियों पर ही पड़ा था. स्तूप, स्तंभ व मठों के अवशेष गौरवपूर्ण इतिहास की गाथा गाते हैं. गुफाएं पत्थरों को काटकर बनाई गई थी जिनका प्रयोग साधु संतों द्वारा रहने के लिए किया जाता था. अशोक ने अपने शासनकाल में वास्तुकला ऊंचाइयों पर थी. अशोक स्तंभ बलुआ पत्थरों द्वारा बनाए गए थे तथा बड़े ही सौंदर्यात्मक ढंग से पॉलिश किए गए थे. इनके शिखर पर पशुओं की आकृतियां तराशी गई थी जिन्हें हम कहते हैं स्तंभ शीर्ष कहते हैं. शीर्ष कहते हैं. सारनाथ के सिंह स्तंभ शीर्ष को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया गया था. इसमें 4 सिंह थे, एक दूसरे की पीठ मिलाकर बैठे थे. इसके तराशा चक्र पहिया हमारे राष्ट्रीय झंडे की मध्यधारी में लिया गए थे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा डिक्लाइन of the Mauryan Empire. The glorious rule the Mauryan declined after the death of Ashoka. There were a number of causes behind it. It important one were. तो देखिए अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य के गौरवशाली शासन का पतन हो गया था. इसके पीछे बहुत से कारण थे. इनमें से कुछ मुख्य कारण निम्न है. नंबर 1, द रूल्स वर इनफ्लुएंट एंड द एम्पायर वॉज वेरी वास्ट. इट वॉज डिफिकल्ट टू मेंशन इट इन व्यू ऑफ
स्केयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो शासन अक्षम थे, व साम्राज्य विशालता, यातायात व संचार के साधनों के अभाव में इतने विस्तृत साम्राज्य को संचालित करना कठिन हो गया था। नेक्स्ट नंबर 2 आता है हमारा, अ लार्ज नेटवर्क ऑफ आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अ लार्ज रेवेन्यू विच रिजल्टेड इन लार्जर टैक्सेस, मोर ओवर द टैक्सेस वर नॉट कलेक्टेड टाइमली एंड प्रॉपर्ली। तो सेना के एक विशाल जाल में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़ी आय की आवश्यकता होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप कर बढ़ा दिए गए। अधिकतर कर समय एक पर एकत्रित नहीं हो पाते थे। ब्राह्मण भी असंतुष्ट थे क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार किया और जिसमें पुजारियों के लिए कोई स्थान नहीं था, इसलिए उन्होंने भी विद्रोह कर लिया था। इन 1805 BC मौर्य संघ Brahmin was the army commander of Maurya army. He assumed the last Mauryan king Vrudrath and become the king, and thus the Mauryan dynasty came to an end. तो 185 ईस्वी पूर्व मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृत्रथ की हत्या कर दी तथा स्वयं राजा बन गया, और इस प्रकार मौर्य वंश का अंत हो गया था। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका चैप्टर यहीं एंड होता है। नेक्स्ट टर्न पर आपको इस वीडियो के नोट्स सेंड किए जाएंगे। सभी बच्चों को अच्छे से वर्क करना है अपनी कॉपी में। आज की इस वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे और बुक को स्टडी करेंगे। थैंक यू एवरीवन।